Hello and welcome all of you. Today we will discuss the topic of public expenditure, its meaning, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम जो है सार्वजनिक व्यय का अर्थ जानेंगे, सार्वजनिक व्यय कौन कौन से प्रकार का होता है और सार्वजनिक व्यय जो है उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है सार्वजनिक व्यय के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए जो है हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हमने जो है पब्लिक फाइनेंस किया था यानी लोक वित्त किया था, तो लोक वित्त के अंदर हमने देखा था कि भी उसके अंदर जो है दो चीज़ें जो स्टडी की जाती है। एक तो सरकार की आय और सरकार का व्यय। तो जब हम सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं तो हम लोक वित्त के एक हिस्से को डिस्कस करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि भी ये सार्वजनिक व्यय जो है हम लोक वित्त वाले टॉपिक को आगे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है उस लोक वित्त का पहले हमने जो फौरी तौर पर अध्ययन किया था, अब हम उसका जो डीपली अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन समय की अगर आप बात करें तो प्राचीन समय के अंदर जो है सरकार जो थी वो बहुत ही थोड़े कार्य करती थी, क्योंकि उस समय पुलिस राज्य था। तो पुलिस राज्य के अंदर जो सार्वजनिक व्यय था वो केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और अगर किसी देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया है तो उसकी रक्षा करने के लिए यानी सेना के ऊपर जो व्यय किया जाता था। तो उस समय सार्वजनिक व्यय जो था उसका देश के कल्याण के अंदर कोई विशेष योगदान नहीं था। लेकिन जब से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने जन्म लिया है, तब से लेकर के राज्य के कार्यों के अंदर वृद्धि हुई है। अब ये जो कार्य है ये सरकार जो है बिना व्यय के तो नहीं कर सकती, क्योंकि आज कोई भी छोटा मोटा जो कार्य होता है उस कार्य के लिए सबसे पहले जो है सरकार से उम्मीद की जाती है कि भी सरकार जो है मदद करेगी। किसी भी प्रकार की विपत्ता आती है तो उसके अंदर जो है सरकार सबसे पहले आगे आती है। जैसे जो है हाल ही में जो कल जो ताउते तूफान आया था, उसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर जो भयंकर तबाही हुई है, उस तबाही के अंदर चाहे वो निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, उसकी भरपाई करने की जिम्मेवारी जो वो सरकार की है। तो ऐसे में चाहे कोई संकट के समय की बात हो, चाहे समृद्धि के समय की बात हो, हर अवस्था के अंदर सरकार को जो है बहुत सारे कार्य वर्तमान में करने पड़ते हैं। तो इस वजह से सार्वजनिक व्यय जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और सार्वजनिक व्यय के बढ़ने के साथ साथ सार्वजनिक व्यय का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सार्वजनिक व्यय का महत्व है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जब पहले स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाएं होती थी तो उस अवस्था के अंदर जो है राज्य सरकारें आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन आज राज्य जो है अनेक प्रकार की योजनाएं चलाता है, अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो दे रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो सरकार है उसका व्यय जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखें तो कुछ सुविधाएं ऐसी होती है जो निजी क्षेत्र जो प्रदान नहीं करता, क्योंकि स्वतंत्र जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर केवल निजी क्षेत्र ही होता है। तो जो सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं होती है वो सुविधाएं जो है निजी क्षेत्र नहीं दे सकता। तो जो सेवाएं जो वस्तुएं निजी क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता, उन वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था जो है सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा की जाती है। तो इसके कारण हम जो देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय जो है वो आज काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। अब सार्वजनिक व्यय का जो है अर्थ आप जानते हैं। सरकार के जो है अनेक स्तर होते हैं और सरकार के अनेक रूप होते हैं। तो ऐसे में सरकार जो किसी भी स्तर के ऊपर जो व्यय करती है वो सारे के सारे व्यय जो होते हैं सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। सरकार जो उपभोग के ऊपर व्यय कर सकती है, क्योंकि सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनके अंदर कर्मचारी होते हैं, वो कंजम्पशन के ऊपर व्यय करते हैं। या सरकार जो होती है वो निर्माण के कार्यों पर व्यय कर सकती है। सरकार जो है वो जो उद्योगों के ऊपर व्यय कर सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर व्यय कर सकती है। तो किसी भी रूप में जो सरकार का व्यय होता है वो सार्वजनिक व्यय कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो सरकार के जो है अनेक रूप होते हैं। जो रूप जो होते हैं वो केंद्र के रूप में हो सकते हैं, वो राज्य सरकार के रूप में हो सकते हैं, और वो जो है स्थानीय सरकार के रूप में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा लोगों की जो सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम जो है सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में जो सरकार है वो जो है अधिकारियों से जो मिल कर के चलती है। तो सरकार के अधिकारियों के द्वारा
किसी भी समाज कल्याण के कार्य पर, किसी भी लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम जो सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अब सार्वजनिक व्यय के प्रकार, सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण है उसकी मात्रा के आधार पर, सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य के आधार पर और सार्वजनिक व्यय की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। तो सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से किया जा सकता है, या सार्वजनिक व्यय जो निम्न प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले राजस्व व्यय। अब देखिएगा, जब कोई भी सरकार व्यय करती है तो उसके परिणाम स्वरूप या तो सरकार की जो संपत्ति बढ़नी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कोई संपत्ति खरीदी, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, या सरकार से मान लीजिए कि सरकार ने किसी से ऋण ले रखा है, तो वो एक प्रकार से सरकार की जो है देयता है, यानी सरकार की लायबिलिटी है। तो ये देयता या लायबिलिटी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार कोई ऐसा व्यय करती है जिस व्यय के परिणाम स्वरूप जो है न तो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और न ही सरकार की देयता में कोई कमी होती है, तो उस व्यय को जो है वो राजस्व व्यय कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर छात्रवृत्ति, यानी विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो स्कॉलरशिप के परिणाम स्वरूप ना तो सरकार की कोई परिसंपत्ति बढ़ती है, ना सरकार की जो है वो ऋण में या देयता है उसमें कोई कमी होती है। इसी प्रकार से जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी जो सरकार के राजस्व व्यय का ही एक हिस्सा है। तो ऐसा व्यय सरकार का जिसके करने से सरकार को ना तो कोई परिसंपत्ति में की प्राप्ति होती है और ना ही सरकार की देयता में कोई कमी होती है, तो उस प्रकार के व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। आगे पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जो है राजस्व व्यय का बिल्कुल विपरीत है। तो पूंजीगत व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जिससे या तो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी कि सरकार ने व्यय किया, व्यय करने के परिणाम स्वरूप सरकार की जो है परिसंपत्तियां बढ़ गई, यानी सरकार के जो शेयर बढ़ गए, या सरकार ने कोई नई फैक्ट्री लगाई, या सरकार ने जो किसी बिल्डिंग का निर्माण किया, या किसी भवन का निर्माण किया, या सड़कों का निर्माण किया, तो ये सरकार की एक प्रकार की परिसंपत्तियां हैं। तो अगर उनमें वृद्धि होती है या सरकार की देयता में कमी होती है कि सरकार ने लोगों से या किसी अन्य जो सेक्टर से जो है ऋण ले रखा है, अब सरकार अगर उस ऋण का भुगतान करती है तो सरकार का व्यय हुआ। अब उसके जैसे मान लीजिए सरकार ने जो 100 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया, जब सरकार 100 करोड़ रुपए का ऋण चुकाएगी तो उसके कारण जो है सरकार की जो देता है उसमें जो 100 करोड़ की कमी हो जाएगी कि पहले मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का लोन था, अब वो लोन जो है कम होकर के केवल 900 करोड़ का रह गया है। तो इस प्रकार से अगर सरकार की देयता में कमी होती है या सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है तो उस प्रकार के व्यय को जो है वो पूंजीगत व्यय कहा जाता है। जैसे कॉलेज का निर्माण, किसी कंपनी में शेयर खरीदना या ऋण का भुगतान करना। इन पहले जो दो कार्य है उसके परिणाम स्वरूप सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रही है, और तीसरा जो ऋण का भुगतान है उसके परिणाम स्वरूप सरकार की देयता में कमी हो रही है। तो इस प्रकार के व्यय को जो है पूंजीगत व्यय माना जाएगा। नेक्स्ट जो व्यय का प्रकार है वो विकास या उत्पादक व्यय। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा व्यय जिसके कारण या तो देश के अंदर विकास होता है या देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो सरकार का वह व्यय जिसके कारण देश में उत्पादन क्षमता का विकास होता है। उत्पादन क्षमता का मतलब पूंजी निर्माण होता है। सरकार ने कोई नई फैक्ट्रियां लगाई या सरकार ने आधारभूत ढांचे के अंदर जो व्यय किया तो उसके परिणाम स्वरूप एक देश के अंदर जो उत्पादन करने की शक्ति में वृद्धि होती है। उत्पादन करने की जब शक्ति बढ़ेगी तो उसके कारण देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, और जब देश के अंदर उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसके कारण लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के व्यय को जो हम विकास व्यय या उत्पादक व्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सड़क निर्माण, उद्योग लगाना, कृषि के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना, यातायात, नहरों, बैंक, शिक्षा आदि पर जो व्यय किया जाता है वो सब विकास व्यय या उत्पादक व्यय के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है विकासेतर या अनुत्पादक या गैर उत्पादक व्यय, कि सरकार द्वारा विकास कार्यों के अलावा जो व्यय किया जाता है, यानी जिसके कारण सरकार का जो व्यय होता है उसके कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होती। जो उत्पादन क्षमता को के अंदर अगर वृद्धि नहीं हो रही तो उसको जो हम अनुत्पादक या गैर उत्पादक या विकासेतर व्यय कहेंगे। तो सरकार के द्वारा विकास कार्यों के अतिरिक्त जो व्यय किया जाता है उसे विकासेतर या अनुत्पादक व्यय किया जाता है।
इसके कारण देश की उत्पादन क्षमता का विकास नहीं होता। जैसे पुलिस है, सेना है, उसके ऊपर व्यय किया जाता है। सरकार जो है करों को इकट्ठा करने के ऊपर जो व्यय कर रही है, जैसे कर्मचारी रखे हैं या जो है अपने कार्यालय बनाए हैं, तो उसके कारण सरकार का जो व्यय हो रहा है वो अनुत्पादक या जो विकासेतर व्यय कहलाता है। नेक्स्ट है योजना व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कि सरकार जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, जैसे लाडली योजना है या पंचवर्षीय योजनाएं चलाती है, या जो है सरकार जो है वो ये एग्रीकल्चर के ऊपर जो है सब्सिडी दे रही है, विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे जा रहे हैं, तो वो भी सरकार की एक योजना है। तो इस प्रकार से कोई भी जो योजना चल रही है उस योजना के ऊपर सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे योजना व्यय कहते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर किया गया व्यय, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की योजनाएं होती है या औद्योगिक क्षेत्र की योजनाएं होती है, ऊर्जा संचार आदि से संबंधित जो योजनाएं होती है उन योजनाओं के ऊपर सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम इसको कहें तो जो भी योजना बना करके सरकार व्यय करती है उस व्यय को जो है योजना व्यय कहा जाता है। योजनेतर व्यय, योजनेतर व्यय सरकार के द्वारा योजनात्मक विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त जो व्यय किया जाता है उसे जो है योजनेतर व्यय कहते हैं। तो इसके लिए सरकार जो कोई विशेष जो है बजट के अंदर प्लानिंग नहीं करती है कि हमें जो है इस कार्य के लिए जो है इतना बजट, इस योजना के अंदर हमें जो है इतना व्यय करना है, बल्कि वो एक रूटीन की कार्यवाही होती है। जैसे पुलिस के ऊपर व्यय, सेना के ऊपर व्यय या आर्थिक सहायता देना। आर्थिक सहायता का मतलब बाढ़, भूकंप, सूखा इस प्रकार की स्थिति आ गई या कोई दुर्घटना हो गई, उसके कारण जो है क्षति होती है, उसकी अगर पूर्ति की जाती है तो उस अवस्था के अंदर जो सरकार का व्यय होता है वो जो है कि नॉन प्लान में शामिल होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर जो लोगों को नुकसान हुआ तो सरकार उसकी भरपाई कर रही है, तो उसके अंतर्गत सरकार ने पहले ही कोई योजना नहीं बनाई थी कि भी उस दिन जो है उस राज्य के अंदर या उस भाग के अंदर ये बाढ़ आएगी, इस बाढ़ में जो इतने का नुकसान होगा तो इसकी भरपाई के लिए हमें जो है इतना पैसा चाहिए। तो इस प्रकार से सरकार का ये जो व्यय होता है ये नॉन प्लान में शामिल किया जाता है। इसके बाद है हस्तांतरण व्यय। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक की तरफ जो है वो जो पैसा जा रहा है कि सरकार ने जो एक्सपेंडिचर किया उस एक्सपेंडिचर के कारण जो व्यय है या जो मुद्रा है उसका हस्तांतरण जो उस पब्लिक की तरफ होता है। तो इसके अंदर जो व्यय होता है उसके अंदर जो है एक तरफा जो भुगतान होता है, एक तरफा व्यय होता है। इस व्यय के कारण सरकार को न तो कोई आय की प्राप्ति होती है और न ही सरकार जो है इसके कारण सरकार की जो उत्पादक क्रियाएं हैं उनमें कोई वृद्धि होती है, यानी सरकार के प्रोडक्शन के अंदर भी कोई वृद्धि नहीं होती और सरकार की आय में भी कोई वृद्धि नहीं होती। ये एक तरफा जो भुगतान होता है। जैसे छात्रवृत्ति है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उस स्कॉलरशिप के बदले में सरकार को ना तो कोई आय होती है कि उनसे कुछ नहीं लेती सरकार, और ना ही सरकार ये कहती है कि भी आपको जो ये स्कॉलरशिप मिली है स्कॉलरशिप के बदले में आपको ये काम करना है, तो उसके कारण कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी नहीं होती। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन है, तो इनके ऊपर सरकार का जो व्यय किया जाता है वो व्यय जो होता है वो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर या जिसको आप हस्तांतरण व्यय कहते हैं। इसके बाद है अहस्तांतरण व्यय। ये जो अहस्तांतरण व्यय है इसको पीगू ने जो वास्तविक व्यय का नाम दिया है। तो सरकार का वह व्यय जिसके कारण उसे वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है, उस व्यय को जो है अहस्तांतरण व्यय कहा जाता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर हथियार खरीदना, कि सरकार ने जब हथियार खरीदे तो उसके परिणाम स्वरूप सरकार को हथियारों की प्राप्ति हुई, यानी वस्तुओं की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर पर व्यय, जब सरकार कृषि के ऊपर व्यय करती है, नहरें बनवाती है, नाले बनवाती है या सब्सिडी देती है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है उत्पादन में वृद्धि होती है। रेलवे पर व्यय, रेलवे पर व्यय के परिणाम स्वरूप भी जो है एक तो सरकार को जो है वो वस्तुएं प्राप्त हो गई, क्योंकि रेलवे का डिब्बा है या इंजन है वो सरकार की संपत्ति होगी, तो एक प्रकार से उसको जो वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। दूसरी तरफ जो उसके कारण उत्पादन जो है वो भी बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण एक देश के अंदर जो प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अहस्तांतरण व्यय जो होता है वो एक देश के लिए विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है चालू व्यय। यह राजस्व व्यय होता है। अब राजस्व व्यय का मतलब
इस व्यय के कारण ना तो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और ना ही सरकार की देयता में वृद्धि जो वो कमी होती है। और ये जो व्यय होता है ये सरकार की जो करंट इनकम होती है, वर्तमान आय होती है, उसमें से किया जाता है। और इस प्रकार के व्यय के परिणाम स्वरूप सरकार की परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं होती, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर व्यय। तो जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो व्यय किया जाता है, यानी सेना पुलिस के ऊपर जो व्यय किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप जो होता है सरकार की ना तो देयता कम होती है, ना सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, और ना ही जो है देश के अंदर जो किसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन उस व्यय के कारण डायरेक्टली होता है। इसके बाद है प्राथमिक व्यय। देखिए, कोई भी जो राज्य होता है, राज्य के अस्तित्व के लिए जो है वो कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर व्यय किया जाता है तो उसे हम जब प्राथमिक व्यय कहते हैं। जैसे किसी भी देश के अस्तित्व के लिए पुलिस और सेना का होना आवश्यक है। अगर पुलिस और सेना नहीं होगी तो वो राज्य जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस राज्य के ऊपर जो दूसरे जो राज्य है वो या दूसरे जो देश है वो उसके ऊपर जो कब्जा कर लेंगे। तो किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए, देश के अस्तित्व के लिए जो व्यय आवश्यक होता है, उस व्यय को जो वो प्राथमिक व्यय कहा जाता है। जैसे पुलिस के ऊपर व्यय, सुरक्षा के ऊपर किया गया व्यय इसमें शामिल होता है। आगे द्वितीयक व्यय। देश के विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों के ऊपर सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे जो है सेकेंडरी एक्सपेंडिचर या द्वितीयक व्यय कहते हैं। तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर वो व्यय होता है जो एक बार राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए आवश्यक होता है, उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। लेकिन उसके बाद जो व्यय किया जाता है जिसके कारण जो है देश का विकास होता है और जनता का कल्याण होता है, तो उस व्यय को हम जो द्वितीयक व्यय या सेकेंडरी व्यय कहते हैं। जैसे चिकित्सा पर व्यय, शिक्षा के ऊपर व्यय, सड़क निर्माण या कृषि आदि के ऊपर जो व्यय किया जाता है उसे जो है द्वितीयक व्यय कहा जाता है। इसके बाद है प्रगतिशील, आनुपातिक और प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय। ये जो वर्गीकरण किया गया है एक्सपेंडिचर का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, वो जो है डाल्टन ने किया था। तो डाल्टन ने सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है उस व्यय का समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के आधार पर जो है सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा है। पहला प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय, दूसरा आनुपातिक सार्वजनिक व्यय, और तीसरा जो है वो प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय। तो इसमें हम जो है पहले प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय करते हैं कि सरकार के जिस व्यय से समाज के गरीब वर्ग को ज्यादा लाभ मिलता है और अमीर वर्ग को जो है उतना लाभ नहीं मिलता, तो उसे जो है जो प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। जैसे सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट खोलती है, सरकारी विद्यालय अगर सरकार ने खोला तो उसका जो गरीबों को ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर महंगा जो है शिक्षा होने के कारण जो है उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अमीर वर्ग को इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये सरकारी स्कूल ना हो तो भी अमीर वर्ग जो है वो अपने बच्चों को आसानी से जो है जो प्राइवेट सेक्टर है उसके स्कूलों के अंदर जो शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार का वो व्यय जिसके कारण अमीर वर्ग को तो कम लाभ होता है, लेकिन जो गरीब वर्ग होता है उसको ज्यादा लाभ होता है, तो उसे जो है प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। जैसे मिड डे मील है, अब मिड डे मील के अंदर ज्यादातर जो है वो उन्हीं परिवारों के बच्चे जो है वो भोजन खाते हैं जिन परिवारों की इनकम कम होती है, यानी गरीब तबके के लोग, क्योंकि वो विद्यार्थी जो होते हैं सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील योजना चलती है। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है अमीरों ज्यादातर जो है वो मध्यम वर्ग या जो उच्च वर्ग होता है उस वर्ग के बच्चे जाते हैं, तो वहां पर जो है उनके लिए मिड डे मील योजना जो कोई विशेष महत्व नहीं रखती। नेक्स्ट जो है वो प्रतिगामी। प्रतिगामी का मतलब होता है इसके अंदर सरकार का जो व्यय होता है उस व्यय के परिणाम स्वरूप अमीर वर्ग को तो अधिक लाभ मिलता है, लेकिन गरीब वर्ग जो होता है उसको कम लाभ मिलता है। तो इस प्रकार का जो व्यय होता है उस व्यय को जो प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट है आनुपातिक सार्वजनिक व्यय। आनुपातिक सार्वजनिक व्यय वह व्यय होता है जिसके कारण समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिलता है, यानी अमीर वर्ग को भी उसका लाभ मिल रहा है और गरीब वर्ग को भी जो उसका लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो व्यय किया जाता है उस व्यय को जो वो अनुपातिक सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। जैसे सरकार जो है वो जो पेट्रोल और डीजल है उसके ऊपर जो सब्सिडी देती है, कि सरकार जो सब्सिडी देगी वो सरकार का एक्सपेंडिचर है। अब उस पेट्रोल और डीजल का जो प्रयोग है वो अमीर वर्ग के लोग भी करते हैं और गरीब वर्ग के लोग भी करते हैं।
कुछ ज़्यादा मात्रा में करते हैं, कुछ कम मात्रा में करते हैं, तो उसके कारण उसका जो है सभी को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार का जो व्यय होता है सरकार का, उस व्यय को जो वो सार्वजनिक आनुपातिक सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। अब इसके बाद है सार्वजनिक व्यय का महत्व, कि सार्वजनिक व्यय से देश के विकास और कल्याण कार्यों में वृद्धि होती है। इस प्रकार से जो विकास के जो उद्देश्य है, विकास के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? आय में समानता होनी चाहिए, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इसके अलावा जो रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, लोगों की इनकम में वृद्धि होनी चाहिए, या लोगों को शिक्षा ज़्यादा मिलनी चाहिए, चिकित्सा की ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे जो उद्देश्य होते हैं, उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के अंदर जो सार्वजनिक व्यय सहायक होता है। तो जब सार्वजनिक व्यय इतने महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, इसका मतलब सार्वजनिक व्यय का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम सार्वजनिक व्यय के जो महत्व को है वो बिंदुवार अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। किसी भी देश के अंदर जो आर्थिक विकास होता है वो तब होता है जब एक देश के अंदर उत्पादन बढ़े, एक देश के अंदर लोगों की आय बढ़े, एक देश के अंदर जो उपभोग के अंदर वृद्धि हो, या आय की समानता हो, शिक्षा की सुविधाएं मिले, चिकित्सा की सुविधाएं मिले। तो सरकार जो होती है वो अनेक प्रकार की जो है ऐसे योजनाएं चलाती है, अनेक प्रकार के ऐसे कार्यों के ऊपर व्यय करती है, जिसके कारण एक देश के अंदर उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे सरकार ने उद्योग लगा लिए, या सरकार जो निजी क्षेत्र को उद्योगों के लिए सब्सिडी देती है, या सरकार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वो सुविधाएं दे रही है, नहरें सरकार ने बनवाई, नाले बनवाए, सरकार ने सड़कें बनवाई। तो उन सब के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन के अंदर वृद्धि होती है, और जब उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी तो उसके कारण जो है ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, और जब ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसके कारण जो है लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसके कारण लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, और जितनी अधिक मात्रा के अंदर लोग उपभोग करेंगे वस्तुओं और सेवाओं का, उस देश के अंदर लोगों के कल्याण में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, और जितनी ज़्यादा लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी उसके परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक विकास है वो भी उतना ही अधिक होगा। तो सरकार जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, अनेक प्रकार से जो लोगों को सब्सिडी देती है, अनेक प्रकार की जो है योजनाएं बनाती है, जैसे गरीबी उन्मूलन योजना है, या जो वो लोगों को जो है मकान बना करके सरकार देती है, तो उसमें ग्रामीण आवास योजना या जो शहरी आवास योजना है, तो उन सब योजनाओं के तहत सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है उसके कारण जो है एक देश के अंदर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो सरकार का जो व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, जिसको हम लोक व्यय भी बोलते हैं, वो जो है एक देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। आर्थिक जो कल्याण होता है वो लोगों की संतुष्टि से संबंधित होता है। जिस देश के अंदर लोगों को संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, उस देश के अंदर जो लोगों का जो वो कल्याण भी ज़्यादा होगा। तो सरकार जो है अनेक प्रकार से जो है लोगों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाती है। लोगों को वस्तुएं, जो गरीब वर्ग का लोग तबका है, उस तबके को सरकार जो है कम कीमत के ऊपर जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे जो बीपीएल राशन कार्ड धारक है, उनको सरकार जो है वो 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो जो है वो गेहूं और चावल जो उपलब्ध करवाती है। इसी प्रकार से उनको जो है सस्ती दरों के ऊपर जो अन्य खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध करवाती है। इसी प्रकार से सरकार जो है गैस सिलेंडर जो है उनके ऊपर कुछ सब्सिडी देती है। तो उसके कारण जो है लोगों को वो सुविधाएं मिलती है, उन वस्तुओं और सेवाओं का लोग जो उपभोग कर पाते हैं, जिसके कारण जो लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से लोकवित्त के अंदर जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उसके कारण लोगों को जो है अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, और उन सुख सुविधाओं के कारण सरकार जो लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। आगे मंदी को दूर करने में सहायक। किसी भी देश के अंदर पहले हम ये देखते हैं कि भी मंदी आखिर किस वजह से आती है। एक देश के अंदर जो कीमतें कम होती है वो जो है मांग कम होने की वजह से होती है ज़्यादातर। और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इसको डिस्कस करते हैं। और मांग जो है इसलिए कम होती है क्योंकि एक देश के अंदर इनकम का लेवल कम है। अब सरकार जो है वो अपना जो एक्सपेंडिचर करती है, उस एक्सपेंडिचर के कारण जो लोगों की इनकम बढ़ती है, क्योंकि सरकार का जो व्यय है वो लोगों की आय है। और जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उसके कारण जो है वो लोग अधिक मात्रा में डिमांड करेंगे, और जब लोग अधिक मात्रा के अंदर मांग करेंगे तो उसके कारण जो कीमत स्तर में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर जो है सार्वजनिक व्यय के माध्यम से जो मंदी का चक्कर होता है उस चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। और इस बात को सबसे ज्यादा महत्व जो केन्ज ने दिया था। केन्ज ने मंदी की समस्या के समाधान के लिए ही जो है वो एक देश की सरकार का जो है वो
आर्थिक जो गतिविधियां है, आर्थिक क्रिया है, उनके अंदर हस्तक्षेप को सही सिद्ध किया था कि अगर एक देश की सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से जो मंदी और जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो मंदी को दूर करने में भी सहायक होता है। आगे है बेरोजगारी को दूर करने में सहायक। अब बेरोजगारी क्यों है, पहले आप इस चीज को समझिएगा कि कुछ लोग जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। अब काम क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे दो कारण है। एक तो उद्योग नहीं है, अगर उद्योग धंधे नहीं है तो उसके कारण लोगों को काम नहीं मिलेगा। दूसरा, उद्योग धंधे तो है लेकिन उन उद्योगों से जो वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मांग नहीं है। अब सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो इन दोनों ही चीजों को दूर करता है कि सरकार जो है इन्वेस्टमेंट करती है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, जिसके कारण नए नए उद्योगों का विकास होता है, नए नए उद्योग धंधे लगते हैं और उसके कारण जो है वो उद्योग जो रोजगार उसके ज्यादा अवसर पैदा होते हैं और बेरोजगारी दूर होती है। दूसरा, सरकार जो निजी क्षेत्र को भी अनेक प्रकार से जो है सब्सिडी देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाएं, तो उसके कारण भी जो है बेरोजगारी दूर होती है। अब दूसरा, अगर उद्योग धंधे तो है लेकिन मांग न होने की वजह से अगर बेरोजगारी है तो उसका समाधान भी जो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा किया जाता है कि जब सरकार व्यय करती है तो लोगों की इनकम जो वो जनरेट होती है, लोगों की आय बढ़ती है और जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग अधिक मात्रा में मांग करेंगे और जब लोग अधिक मात्रा में मांग करेंगे तो उस मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों के अंदर काम किया जाएगा। तो जब अधिक काम किया जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी की समस्या होती है उस बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर काफी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है धन और संपत्ति के वितरण में समानता। अब देखिएगा दो वर्ग है, एक वर्ग का संपत्ति का लेवल ये है और दूसरे वर्ग का संपत्ति का लेवल ये है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है इस गैप की भरपाई सरकार जो है सार्वजनिक व्यय के माध्यम से करती है। सरकार जो ये गरीब वर्ग के लोग हैं उन गरीबों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करती है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाती है। सरकार जो रोजगार की वृद्धि के लिए जो है अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है जिसके कारण इस वर्ग की आय के अंदर वृद्धि होती है और जब इस वर्ग की आय बढ़ेगी तो ये जो गरीब वर्ग है ये भी जो है धीरे धीरे इस अमीर वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से एक विशेष वर्ग के कल्याण के ऊपर व्यय किया जाता है और ये वो वर्ग होता है जिस वर्ग की इनकम पहले कम है, तो उसकी जो है इनकम बढ़ेगी और जब उस वर्ग की इनकम बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप धन और संपत्ति है उसके वितरण में समानता आएगी। नेक्स्ट है देश की रक्षा में सहायक। आज लगभग प्रत्येक देश जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ में जो है अच्छे संबंध बना करके रखना चाहते हैं और बहुत सारे देशों के अच्छे संबंध भी है, लेकिन फिर भी प्रत्येक देश इस बात के लिए निश्चित नहीं रह सकता कि उसके संबंध सदा ऐसे ही बने रहेंगे और बाहरी देशों से उसको कोई खतरा नहीं है। तो एक तो देश को जो है बाहरी देशों से खतरा है और दूसरा आज बहुत सारे देश जो है वो आंतरिक सुरक्षा की समस्या से भी जूझ रहे हैं, जैसे आतंकवाद है। तो इस प्रकार की जो समस्या है उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को जो है सेना के ऊपर व्यय करना पड़ता है, सरकार को जो है पुलिस के ऊपर व्यय करना पड़ता है। तो सरकार का जो व्यय होता है उस व्यय के कारण सरकार जो होती है उन्नत किस्म के हथियार खरीदती है, सरकार जो है देश के अंदर आयुध सामग्री के उद्योग लगाती है, सरकार जो है वो पुलिस और जो है जो प्रशासन है उसके ऊपर व्यय करती है ताकि कानून और व्यवस्था जो वो बनी रहे। तो इस प्रकार से जब सरकार इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर व्यय करती है, जिन गतिविधियों का संबंध देश की सुरक्षा से होता है, देश की रक्षा से होता है, तो वो एक देश के लिए जो है विकास में बड़ा सहायक होता है। क्योंकि अगर एक देश के अंदर शांति है, अमनो चैन है, देश को कोई खतरा नहीं है, तो उस देश के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, वहां जो है ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों की इनकम ज्यादा होगी, उत्पादन ज्यादा होगा और एक देश का आर्थिक कल्याण तथा एक देश का विकास है वो अधिक होगा। तो इस प्रकार से अगर सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करती है तो निजी क्षेत्र जो है वो देश की सुरक्षा के अंदर कतई निवेश नहीं करता। तो एकमात्र सरकार का व्यय ही होता है जो एक देश की रक्षा करने में सहायक होता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक, ये उसी से मिलता जुलता है क्योंकि जब हम रक्षा की बात कर रहे थे तो उस पॉइंट को हम जो है बाहर से लेते हैं
कि एक देश को बाहरी देशों से खतरा है, और दूसरा कानून और व्यवस्था का मतलब है कि एक देश को आंतरिक परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। जैसे भारत है, भारत के अंदर जो वो आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा भारत के अंदर जो नक्सलवाद है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए एक देश के अंदर जो आंतरिक रूप से कानून और व्यवस्था या आंतरिक रूप से जो है जनता की रक्षा करने के लिए पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था होती है वो केवल और केवल पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से ही होती है। कोई भी निजी संस्थाएं या निजी कंपनियां जो होती है कभी भी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था नहीं करती। तो सरकार जो होती है अपने एक्सपेंडिचर के माध्यम से एक देश के अंदर जो है आंतरिक रूप से शांति सुरक्षा बनाए रख सकती है। नेक्स्ट होता है संतुलित विकास। अब एक तो होता है निजी क्षेत्र और एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको आप अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो निजी क्षेत्र भी व्यय करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन निजी क्षेत्र केवल उसी क्षेत्र के अंदर जो व्यय करेगा जिसके अंदर लाभ की संभावना ज्यादा होती है। तो निजी क्षेत्र के द्वारा केवल उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा जिस क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाभ की संभावना होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर वो क्षेत्र जिसके अंदर लाभ की संभावना कम है, उस क्षेत्र के अंदर जो इन्वेस्टमेंट न होने के कारण दो क्षेत्रों के बीच में गैप पैदा हो जाता है। तो जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सरकार जिस क्षेत्र का कम विकास हुआ है उस क्षेत्र के ऊपर अधिक व्यय करती है और उस क्षेत्र का जो है ज्यादा विकास किया जाता है, जिसके माध्यम से जो होता है दोनों क्षेत्रों का या तीनों क्षेत्रों का या सभी क्षेत्रों का जो संतुलित विकास होता है। और जब एक देश के अंदर संतुलित विकास होता है तो वो जो विकास का सबसे अच्छा स्वरूप माना जाता है। साधनों का पूर्ण प्रयोग करने में सहायक। अब अगर निजी क्षेत्र जो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो केवल उसी क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो केवल उसी क्षेत्र के अंदर जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उनका प्रयोग किया जाएगा, और कम लाभ वाले क्षेत्र या बिना लाभ वाले क्षेत्र के अंदर जिन संसाधनों का प्रयोग किया होता है उन संसाधनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। और जब उन संसाधनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा तो उसके कारण जो है वो संसाधन बेकार चले जाएंगे, देश को उनका कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब सार्वजनिक क्षेत्र व्यय करता है तो वो उस क्षेत्र के अंदर व्यय करता है जिस क्षेत्र के अंदर अभी संसाधनों का प्रयोग नहीं किया गया या कम किया गया है। तो उसके कारण उस क्षेत्र के अंदर भी संसाधनों का प्रयोग होने लगता है, और जब उस क्षेत्र के अंदर संसाधनों का प्रयोग होने लगता है तो उसके कारण जो है सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होने लगता है। आधारभूत ढांचे का विकास। आधारभूत ढांचे के अंदर एक देश के अंदर यातायात की व्यवस्था, एक देश के अंदर आधारभूत उद्योगों की व्यवस्था, एक देश के अंदर संचार की सुविधाएं, एक देश के अंदर बैंकिंग क्षेत्र का विकास, ये सब चीजें शामिल होती है। क्योंकि जब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तब तक एक देश के अंदर उद्योगों का विकास भी नहीं हो सकता। तो एक देश के अंदर औद्योगिक विकास या जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो आधारभूत ढांचे पर निर्भर करता है। और आधारभूत ढांचे के अंदर एक तो बहुत अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, जैसे सड़क बनानी है या रेलवे लाइन बिछानी है, तो उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र जो उतनी अधिक पूंजी नहीं लगा सकता क्योंकि उसकी क्षमता नहीं होती। दूसरा, जो आधारभूत ढांचा होता है उस ढांचे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी जो स्थिर लागत ज्यादा होती है, कि लागत तो बहुत अधिक आती है स्थिर, लेकिन उसके कारण जो है प्रोडक्शन जो देरी से शुरू होने के कारण लाभ जो है काफी समय बाद मिलना शुरू होता है। तो इन वजहों से उस क्षेत्र के अंदर निजी क्षेत्र इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो अगर सरकार निवेश ना करे या सरकार व्यय ना करे तो ये क्षेत्र कभी विकसित नहीं हो सकता। तो आधारभूत ढांचा वो केवल और केवल सरकार के दम पर ही विकसित होता है, और जिस देश के अंदर आधारभूत ढांचा मजबूत होता है उस देश के अंदर जो विकास की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि एक देश का विकास जो आधारभूत ढांचे पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति में सहायक। पहले हम ये समझते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है। सार्वजनिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनका प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग कर सकता है और उसके बदले में वो उनके लिए कोई भुगतान भी नहीं करता। जैसे पार्क है, सड़कें हैं, या कोई अन्य जो है वो दर्शनीय स्थल है, तो उनका प्रयोग तो सभी करते हैं लेकिन उसके लिए पेमेंट कोई भी नहीं करता। तो उस प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो सार्वजनिक वस्तुएं होती है। अब निजी क्षेत्र जो केवल तभी पार्क बनाएगा अगर उसको उससे लाभ होगा। तो निजी क्षेत्र जो है वो कभी भी सार्वजनिक वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं करता क्योंकि वो तो प्रॉफिट देखता है और सार्वजनिक वस्तुओं की कोई कीमत नहीं होती। तो इसके कारण जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है
वही जो है वो सार्वजनिक वस्तुएं बनाता है और उसके कारण जो है समाज को काफ़ी ज़्यादा कल्याण होता है, क्योंकि ये वस्तुएं जो होती है समाज कल्याण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब है मूल्यांकन कि अब तक हमने जो टॉपिक किया है वो टॉपिक जो है कितना कुछ समझ में आया है, उसके लिए हम जो है मूल्यांकन वाला पार्ट देखते हैं। अगर आपको ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके जवाब आते हैं तो इसका मतलब आपको जो है ये टॉपिक क्लियर है, और अगर इन क्वेश्चन के आपको जवाब थोड़े से डाउटफुल लगते हैं या नहीं आते हैं तो एक बार आप जो है पुनः इस टॉपिक को देखिएगा। तो पहला है सार्वजनिक या लोक वित्त का क्या अर्थ है। दूसरा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है। योजनेतर व्यय जो होता है वो क्या होता है, और सार्वजनिक व्यय का क्या महत्व है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को जो वो एक बार अवश्य तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।